उत्तराखंड की राजनीति में कुछ सीटें ऐसी हैं जिनकी कहानी सिर्फ चुनावी आंकड़ों तक नहीं सिमटी रहती, बल्कि इन कहानियों को बदलते हुए इस प्रदेश ने कई बार देखा है। उन्हीं में से एक सीट है पौड़ी गढ़वाल की चौबट्टा खाल विधानसभा सीट। उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण जिले में पड़ने वाली ये विधानसभा सीट एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर हमेशा बाहरी नेताओं की नजर बनी रहती है। यह इलाका कभी कांग्रेस का अभेद किला होता था, लेकिन वर्तमान समय में यह सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। आज हम इसे विधानसभा के 2027 के समीकरण पर बात करने वाले हैं। चौबट्टा खाल विधानसभा पर यूं तो कभी कांग्रेस और कभी भाजपा ने जीत दर्ज की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक ही परिवार के दो चेहरों ने अलग अलग दल में रहते हुए भी यहां के लोगों के दिलों पर राज किया और विधानसभा पहुंचे। पहले अमृता रावत जो कांग्रेस के लिए जीतती रही, फिर उनके पति सतपाल महाराज जो बीजेपी के लिए जीत के रिकॉर्ड बनाते रहे। आज चौबट्टा खाल के उसी राजनीतिक मिजाज को समझने की कोशिश है जो एक बार फिर बदलता दिखाई दे रहा है। इसके उसी बदलते हुए मिजाज के लिए पहले इसके अतीत पर एक नजर दौड़ाए चलते हैं। जब उत्तराखंड नया राज्य बना और पहला चुनाव यहां हुआ था, तब यह सीट चौबट्टा खाल नहीं थी। इस सीट को उस समय कहा जाता था बीरों खाल। जब पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत को यहां से उम्मीदवार बनाया और बीजेपी ने कल्पेश्वरी देवी को यहां से टिकट दिया। उस समय भाजपा की यहां बुरी तरह से हार हुई और अमृता रावत ने एक तरफा जीत हासिल की। कांग्रेस के अमृता रावत को तब 14,188 वोट मिले, जो करीब करीब 54% थे, और बीजेपी की कल्पेश्वरी देवी को 6,444 वोट मिले, यानी कि 24%। इस तरह इस चुनाव में अमृता रावत ने 7,444 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। साल 2007 में जब दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी ने यहां अपनी ताकत बढ़ाई और दीप्ति रावत को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने फिर से अमृता रावत को इस बार मौका दिया, लेकिन नतीजा वही रहा। इस चुनाव में एक बार फिर अमृता रावत को 15,189 वोट मिले, यानी लगभग 50%, और बीजेपी की दीप्ति रावत को मिले 11,424 वोट, यानी 37%, और इस तरह 3755 वोट से कांग्रेस ने यहां फिर से बाजी मार ली। लेकिन इस चुनाव के जो नतीजे आए और जिस तरह से बीजेपी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, उससे यह तो साफ हो गया था कि आने वाले समय में यहाँ की लड़ाई अब एक तरफा रहने वाली नहीं है। 2008 में पूरे उत्तराखंड में परिसीमन हुआ। परिसीमन के बाद बहुत सारी सीटों की भौगोलिक स्थिति बदल गई। कुछ नई सीटें आई, कुछ जो पुरानी सीटें थी वो खत्म हुई। जब नई सीट आई तो बीरोखाल सीट चौबट्टा खाल सीट बन गई। इससे बहुत से क्षेत्रों का नया जुड़ाव इस सीट में हुआ, लेकिन बीरोखाल सीट का अधिकतर हिस्सा चौबट्टा खाल सीट में ही रहा। अब चूंकि नई सीट थी तो इसके समीकरण में भी बदलाव होना तय था, और इसी बदलाव की लड़ाई में 2012 में बीजेपी ने संगठन के माहिर खिलाड़ी और सौम्य छवि रखने वाले तीरथ सिंह रावत को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस की ओर राजपाल सिंह बिष्ट को टिकट दिया गया। चुनाव परिणाम पहली बार भाजपा के पक्ष में गए और तीरथ सिंह रावत ने जीत दर्ज की। बेहद करीबी और कांटे के इस मुकाबले में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत को 14,741 वोट मिले और उनका मत प्रतिशत 34 के करीब रहा, जबकि कांग्रेस के राजपाल बिष्ट 12,777 वोट लाने में सफल हुए। उनका मत प्रतिशत रहा 29। इस तरह भाजपा यहां बेहद कड़े मुकाबले में 1900 के करीब वोटों के अंतर से चुनाव जीत पाई। इस चुनाव में कांग्रेस की हार का एक और कारण भी रहा, और वो है निर्दलियों की भरमार, जिनमें यशपाल बेनाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो 6,253 वोट ले गए। बसपा प्रत्याशी राजेश कंडारी 4725 वोट और एक और निर्दलीय 2900 से अधिक वोट ले गए। इस चुनाव परिणाम के बाद इस विधानसभा का मिजाज ही बदल गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से रिकॉर्ड 15 प्रत्याशी मैदान में उतरे। तब तक कांग्रेस के बड़े नेता सतपाल महाराज भी 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की टीम का हिस्सा बन चुके थे। उन पर भाजपा ने यहां से एक बार फिर दांव खेला। देश के साथ प्रदेश में चल रही मोदी की प्रचंड लहर में सतपाल महाराज ने यहां बड़ी जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर राजपाल बिष्ट पर दांव खेला। हालांकि वो चुनाव जरूर हारे, लेकिन मोदी और बीजेपी की प्रचंड लहर के बावजूद राजपाल बिष्ट अपना जनाधार बचाने में कामयाब जरूर रहे। इस चुनाव में जहां सतपाल महाराज को 20,921 वोट मिले तो कांग्रेस के राजपाल बिष्ट को भी 13,567 वोट प्राप्त हुए। प्रचंड भाजपा वेग में अपनी खास बचाए रखने में कामयाब होने के बाद भी लगातार हार से उनके राजनीतिक करियर को झटका जरूर लगा।
खैर, उसके बाद 2022 के चुनाव में एक बार फिर सतपाल महाराज को भाजपा ने टिकट दिया, लेकिन लगातार हार के कारण कांग्रेस ने इस बार राजपाल बिष्ट का टिकट काटकर केसर सिंह नेगी को उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में महाराज को मिले 24,927 वोट यानी लगभग 59% और कांग्रेस के केसर सिंह को मिले 13,497 वोट और जीत का अंतर बढ़कर हो गया 11,430 यानी कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बदलने का फैसला भी यहां इस सीट पर काम नहीं कर पाया। वैसे 2022 की जीत में बीजेपी की लहर और बूथ मैनेजमेंट के साथ साथ सतपाल महाराज की व्यक्तिगत छवि के साथ साथ कांग्रेस को लगे झटके का भी बड़ा योगदान रहा, जब उसके कई विधायक भाजपा के पाले में चले गए, जिसका असर संगठन पर भी पड़ा, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में देखने को मिला। अब 2027 का चुनाव आने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार चौबट्टा खाल विधानसभा में कोई परिवर्तन होगा या फिर जैसा पहले था वैसे ही दोहराया जाएगा। सवाल यह भी है कि 2027 में चौबट्टा खाल विधानसभा में भाजपा की हैट्रिक होगी या कांग्रेस वापसी करने में कामयाब हो पाएगी। 2022 से अब तक इस विधानसभा में बहुत कुछ बदला दिखाई दे रहा है। सतपाल महाराज की बात करें तो वो अब इतने मजबूत नहीं दिखाई देते हैं जितना पहले थे। पंचायत चुनाव में कई जगह वो अपने पार्टी के प्रत्याशियों तक को जिता नहीं पाए, जो उनकी ढीली होती पकड़ के साफ संकेत दे रहा है। साथ ही अब उनका विरोध भी इस विधानसभा में बढ़ता प्रतीत होने लगा है। लगातार विधायक होने के चलते जन्मी एंटी इनकम्बेंसी भी यहां साफ दिखाई दे रही है। हालांकि भाजपा का संगठन यहां अब भी मजबूत है। जिस तरह से भाजपा चुनाव जीतने के लिए प्रयोग करती है, उसे देखकर यहां भी भाजपा कोई नया चेहरा दे डाले तो इसमें हैरानी नहीं होगी। माना जा रहा है कि भाजपा के सर्वे में जिन विधानसभाओं में स्थिति ठीक नहीं है, वहां भाजपा चेहरा बदलने का मूड बना रही है। अब सवाल यह है कि क्या वो सीट चौबट्टा खाल भी हो सकती है। भाजपा के दावेदारों की बात करें तो वर्तमान विधायक सतपाल महाराज भाजपा के पास पहले दावेदार के रूप में मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त उनके बेटे सुयश की क्षेत्र में सक्रियता को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि सतपाल महाराज इस बार यहां से अपने पुत्र की भी पैरवी कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत भी दावेदार हो सकते हैं। तीरथ सिंह रावत को राजनीतिक गलियारों के सबसे शांत, सुलभ और सौम्य नेताओं में गिना जाता है। इस कारण पार्टी आलाकमान के भी वो भरोसेमंद रहे हैं। प्रत्याशी बदलने की स्थिति में हो सकता है पार्टी उनको यहां से मैदान में उतार दे। इसके अतिरिक्त बीजेपी के यहाँ के कुछ स्थानीय चेहरों पर भी पार्टी सोच विचार कर सकती है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा और भी है कि भाजपा के एक बड़े कद के मंत्री भी अपनी विधानसभा बदलने का मन बना रहे हैं। हालांकि इस पर अभी पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सूचना है कि वो भी चौबट्टा खाल से अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। दरअसल चौबट्टा खाल विधानसभा भाजपा का मजबूत गढ़ है, जिसकी वजह से कई भाजपाइयों को यहां इस सीट से उम्मीद रहती ही है। खैर, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास स्थानीय चेहरे के रूप में राजपाल बिष्ट मौजूद हैं, जो पिछले चुनाव में टिकट कटने से सीधी लड़ाई से वंचित रह गए। लेकिन स्थानीय चेहरा होने के साथ साथ कई चुनाव लड़ने का अनुभव भी उनके पास है। साथ ही पिछले 5 साल में उन्होंने अपनी सक्रियता भी क्षेत्र में काफी हद तक बढ़ाई है। बस सवाल यह है कि क्या कांग्रेस लगातार हार के बाद भी उनको एक और मौका देगी या फिर चेहरा बदलेगी। अगर कांग्रेस यहां पर चेहरा बदलती है तो हरक सिंह रावत भी कांग्रेस के पास यहां से एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। हाल ही में चुनाव लड़ने वाली सीटों में चौबट्टा खाल का नाम खुद वो ले चुके हैं, लेकिन क्या कांग्रेस उनको यहां भेजेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इतना तय है कि अगर हरक सिंह रावत यहां से मैदान में उतरते हैं तो भाजपा के लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला। हरक सिंह चुनाव जीतने के लिए जिस रणनीति का प्रयोग करते आए हैं, उसका तोड़ आज तक उनके विपक्षी ढूंढ नहीं पाए हैं। उनके आने से निश्चित ही मुकाबला दिलचस्प हो सकता है और भाजपा के गढ़ माने जाने वाले चौबट्टा खाल को कांग्रेस भेदने में कामयाब हो सकती है। यकीनन हरक सिंह रावत को चुनाव जीतने की मशीन के तौर पर ही देखा जाता रहा है, बशर्ते पार्टी के अंदर ही कोई विद्रोही ना हो। तो भाजपा कांग्रेस के अलावा इस बार नजरें यूकेडी पर भी होंगी, जिसने आश्चर्यजनक रूप से प्रदेश में अपनी उपस्थिति मजबूत की है, जो इस बार अन्य चुनाव के मुकाबले मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि पार्टी के पास अब भी संसाधनों और संगठन का अभाव है, लेकिन फिर भी यूकेडी के लिए आज भी जन भावनाओं का बड़ा हिस्सा उनकी तरफ दिखाई देता है।
बावजूद इसके चुनाव जीतने की काबिलियत रखने वाले चेहरे कितने उनके पास हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यूकेडी को इस सीट से पूरी तरह इग्नोर करना दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए भूल भी साबित हो सकती है। फिलहाल एक युवा चेहरे के तौर पर पहचान रखने वाले बलवंत गुसाई यहां से तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। इतना भी तय है कि अगर यूकेडी यहां पर जीत की स्थिति में नहीं पहुंची तो भी किसी राष्ट्रीय दल का खेल जरूर बिगाड़ सकती है। बहरहाल ये अभी के हालात है। चुनाव आते आते ऊंट किस करवट बैठेगा ये फिलहाल वक्त के गर्त में छुपा है। टिकट वितरण के समय दल बदल की संभावना भी सबसे ज्यादा रहती है। ऐसे में कब कौन कहां से टिकट पा जाए और किसका अंतिम समय में कट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए असल हालात का अंदाजा उसी समय लगेगा जब चुनाव एकदम नजदीक होंगे। उत्तराखंड के चौबट्टा खाल विधानसभा के जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ लगभग 40 से 45% के आसपास प्रभावी सामाजिक उपस्थिति ठाकुर वर्ग की मानी जाती है। यही कारण रहा है कि यह सीट लंबे समय से ठाकुर नेतृत्व वाली राजनीति का केंद्र रही है। ब्राह्मण समाज का लगभग 15 से 20% प्रभाव इस क्षेत्र में है। ओबीसी समाज भी लगभग 15 से 20% के बीच प्रभाव रखता है, जो कई चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुसूचित जाति लगभग 12 से 15% तक यहाँ निवास करती है। नजदीकी मुकाबले में यह वर्ग संगठित मतदान की स्थिति में परिणाम प्रभावित कर सकता है। दिया गया ब्यौरा स्थानीय राजनीतिक विश्लेषण, चुनावी रिपोर्टों और क्षेत्रीय सामाजिक संरचना पर आधारित है, न कि आधिकारिक जनगणना पर। इसलिए इन आंकड़ों में मामूली सा अंतर हो सकता है, लेकिन कमोवेश लगभग यही स्थिति इस विधानसभा की दिखाई देती है। इस क्षेत्र में इस बार जिन मुद्दों की चर्चा है उनमें पलायन, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्यटन, रोजगार तो है ही, पेयजल का मुद्दा भी चुनाव को प्रभावित करता दिखाई देता है। इन सब के बावजूद भी इस बार पहाड़ की विधानसभाओं में एक और मुद्दा बड़ा बना है, खास तौर पर पौड़ी जिले की विधानसभाओं में। वो है गुलदार का आतंक। अब देखना यह होगा कि क्या यह मुद्दा भी इस चुनाव पर असर डालेगा, क्योंकि नाराजगी तो इसको लेकर बहुत दिखाई दे ही रही है। पिछले चुनावी आंकड़ों को देखें तो बीजेपी का पलड़ा भारी जरूर नजर आता है, लेकिन पहाड़ की राजनीति का नियम है कि यहाँ हवा कब करवट बदलती है कोई नहीं जानता। 2002 और 2007 को नहीं भूलना चाहिए, जब ये कांग्रेस का गढ़ रहा और उसके बाद भाजपा का अभेद किला बना। बस इस चुनाव में उम्मीदवार किस पार्टी का कौन होगा उस पर निर्भर करेगा कि यहाँ जीत की बंसी बजाएगा कौन, भाजपा, कांग्रेस या फिर उत्तराखंड क्रांति दल। इन सब सवालों के जवाब आने वाला चुनाव नतीजा ही देगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही एक नई विधानसभा का समीकरण लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।